हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमारे आज की क्लास जो नंबर रहने वाली है, क्लास नंबर 6 नहीं 5 या 6 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, हमने देखो 2 क्वेश्चन पहले वाली क्लास में भी किए थे, 2 नहीं काफी कर लिए, लेकिन पीछे वाली एक क्लास का बता रही हूँ, तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन करने वाले, थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए बोल रही हूँ, तो ठीक है। तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। हमारा क्वेश्चन है, मध्य काल की स्त्रियां जो होती है उनकी स्थिति बतानी है, उनकी जो दशा है वो बतानी है, ठीक है। जल्दी से क्लास में आ जाइए, जैसे कि पहले आए थे वैसे ही अगेन आ जाइए। हाँ ठीक है, आ चुके हैं ना, सही है। चलो, क्या यार, एक मिनट, ठीक है। देखो, हम मैंने अभी बताया, एक मिनट पेन उठाइए। ओके ठीक है। अब देखो इधर दिया, जाओ वापिस। हमने क्या बताना है, स्त्रियों की स्थिति बतानी है। तो नॉर्मल सी बात है, ये वैसे क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कहाँ पर मैंने कराया, आपको यूट्यूब पे करा रखा है, इसके ऊपर यूट्यूब पर करवा रखा है, लेकिन इस क्लास में मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बताऊंगी। देखो, इसमें ज्यादा डीपली करने वाला नहीं है। अगर अच्छे से करना है, एक लाइन आपको करनी है, तो आप यूट्यूब पर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मली मिल जाएगी, तो वहां पर लिखा होगा, ठीक है, थंबनेल पर एंड के ऊपर देखोगे ना, तो लिखा होगा मध्यकाल की स्त्रियों की स्थिति, ये लिखा होगा, आप देख लेना प्रॉपर से क्लास। इसमें मैं ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो, मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति बतानी है हमें, ओके। मुगल काल, यहाँ पर मुगल आएगा। मुगल काल में भी स्त्रियों की दशा लगभग सल्तनत काल के समान ही थी, यानी कि जैसे पहले इसे क्या था, सल्तनत काल आता है, तो उसी की तरह मुगल काल की स्थिति एक समान ही थी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब देखो, सल्तनत काल के समान ही थी, मुगल काल की तक स्त्रियों को दशा, इनकी जो उनकी दशा थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं आया। बाल विवाह भी होते थे, बहु विवाह भी होते थे, दहेज प्रथा होती थी, है ना, विधवा जो होती है, सती प्रथा भी होती थी, जौहर प्रथा भी होती थी, जो पुत्री होती है उसको शुभ मानना होता है, इनकी गलत सोचते हैं, जैसे पहले समझते हो ना, ये पॉइंट नॉर्मल है, तो यही आगे आने वाले हैं। अब देखो, इसी कारण क्या है, स्त्रियों की दशा जो दयनीय थी। मुगल सम्राट, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं सेट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल सम्राट और अमीर वर्ग के लोग विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, उनके हरम की असंख्य स्त्रियां होती थी, यानी कि जो अमीर लोग हो गए, राजा हो गए, वो क्या करते थे, अनेकों स्त्रियों से विवाह भी कर लेते थे, उनके हरम में जो क्या है, काफी इनकी एक तरीके से स्त्रियां रखना, ठीक है, तो वो ये सब करते थे। अब देखो, इसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि पुत्री जन्म को अशुभ मानना, यही बताया ना, ठीक है। बेटी हो जाती तो हिंदू परिवार में कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था, और इसका प्रमुख कारण क्या था, लड़की के परिवार वालों को अनेक समस्याएं होती थी, उसको दहेज देना, उसको पाल पोस के बड़ा करना, उसको खाना पानी, पता नहीं क्या कुछ, है ना। तो भेजा तो उन्होंने आगे है, इसलिए क्या है, एक तरीके से ये खुद को क्या मानते थे, समस्या मानते थे बच्ची को, ठीक है, अपने लिए। और मुसलमान लोग हिंदू की कन्याओं का अपहरण तक कर लेते थे। मुसलमान लोग क्या करते थे, हिंदू हिंदू की जो बेटियां होती है उनका अपहरण वो कर लेते थे, उनको किडनैप कर लेते। वैसे हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही जातियों के लोग पुत्री के जन्म लेने से प्रसन्न नहीं होते थे। हिंदू और मुस्लिम एक जैसे थे, पुत्री के जन्म होने पर वो खुश कभी नहीं हुए, लेकिन पुत्र होता है तो वो काफी प्रसन्न भी होते हैं, काफी मतलब एक तरीके से जश्न मनाते थे, है ना, तो वो सब करते थे। आप देखो, अगर हम राजपूतों की बात करें, किसकी, राजपूतों की, अगर उनके वहां पर कन्या हो जाती थी, इनकी बेटी कोई जन्म लेती थी, तो उसको भैया रखते भी नहीं, जिंदा भी नहीं रखते थे, उसको तो मार ही देते थे जन्म होते ही बेचारी को, है ना, बच्ची को। और ज्यादातर लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने देते थे, ये चीजें थी। अमीर वर्ग के लोग भी प्रथा प्रथा के ऊपर जोर काफी
काफी ज्यादा डाले जा रहे थे, इनकी काफी ज्यादा कठोर कर रहे थे उस चीज को। और क्या कह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम परिवारों में पर्दा की प्रथा प्रचलित थी। अमीरों की स्त्रियां चारों ओर से ढके हुए विशाल महलों में रहती थी। इनकी, मैंने बताया, घर में रहना, बाहर भी नहीं निकलने देते थे, जिनमें तालाब बगीचे ये सब चीजें होती थी। जो बड़े बड़े घर होते हैं, स्विमिंग पूल बना होगा, पता नहीं क्या कुछ ही होगा, है ना। पहले क्या होगा, स्विमिंग पूल तो नहीं, तालाब की बात करें, ये सब वहां पर ही होता था, ये सब बना होता था। सभी भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध रहती थी वहां पर। और क्या कह रहे हैं, अन्य पुरुषों से स्त्रियों को मिलने की छूट भी नहीं थी। बीमार अगर हो जाती थी ना कोई लड़की, अगर कोई स्त्री बीमार भी हो जाती थी, डॉक्टर जो होता है ना, तो वो किस तरीके से उसका चेकअप करता था, इनकी किस तरीके से वो देखता था कि मतलब बच्चे को क्या हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो वो ये करते थे, जो बच्ची, ठीक है, लड़की है, उसके शरीर पर जो कपड़ा होता है ना, वो रगड़ के, और क्या होता है, डॉक्टर को दे देते हैं। और उसी चीज से वो, मतलब उस डॉक्टर को पास नहीं दिया, उसी चीज से वो क्या करते हैं, उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं। इनकी वहीं से बस दवाई वगैरह दे दी, ये चीजें इसमें बोल दी। अब आ जाता है, कुलीन घराने की स्त्रियां बिना पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलती थी। किसके? कुलीन घराने की स्त्रियां, ठीक है। और इतिहासकार डेला वेले का कथन है कि मुस्लिम स्त्रियां चरित्रहीन और गरीबी को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। और क्या कह रहे हैं, मनुष्य का कथन है कि अगर देखो कोई कैरेक्टरलेस होगी, कहीं ना कहीं से ना थोड़ा बहुत होगा भी, मतलब लड़की कहीं ना कहीं से गरीब भी होगी ना, तो उसको, अगर वो, उसको तो बिल्कुल ही नहीं बाहर जाने दिया जाता था, इतना था। ताकि पता है, लोग मजाक बनाते हैं ना, बातें करते, तो ये चीज उन्होंने कह दी है। अब देखो, मनुष्य का कथन है, मुगल काल में लड़कियों का विवाह इतनी कम आयु में कर दिया जाता था, जहां से वो ढंग से बच्ची बोल भी नहीं पाती थी, है ना, उतनी सी छोटी सी उम्र में उसका विवाह कर दिया जाता था, ये कह रहे हैं। ओके, अब देखो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। ये तो हमने, ठीक है, ये बोले, अगर वो लड़की भाग्यशाली होती थी जिसका जो विवाह है सिर्फ 9 वर्ष, ये मैक्सिमम बताया है, 9 वर्ष, तो इससे तो पहले कर देते थे, 5-6 वर्ष की आयु में कर देते थे। लेकिन वो भाग्यशाली बेटी होगी जिसका विवाह 9 वर्ष की आयु में होता था। इनकी ये मानते थे कि ये तो परमात्मा की देन है, कि 9 वर्ष तो बहुत ज्यादा है, ये इनका मानना था। अब आ जाता है विवाह और बहुविवाह प्रथा। मुसलमान और हिंदू, है ना, मुसलमानों के ये बता रखे हैं क्या है, बहुविवाह भी होते थे। और मुगल सम्राट और अमीर लोग होते, वो भी काफी विवाह कर लेते थे। मिर्जा अजीज कोका का कथन है कि एक अमीर को 4 स्त्रियों से विवाह करना चाहिए। यानी कि इनको कहा, इन्होंने कहा अमीर एक, जो धन संपत्ति वाले लोग होंगे उनको क्या करना है, जो 4 स्त्रियां कम से कम इनको विवाह करना चाहिए। अबुल फजल के अनुसार अकबर की कितनी कितनी पत्नियां थी अकबर की? 5,000। कितनी? 5,000। और जिनकी व्यवस्था, जिनकी देखभाल करने के लिए एक अलग से होल टाइप इनकी एक विभाग बनाए हुए थे उनके रहने सहने के लिए। बहु विवाह, यहाँ पर बहु विवाह प्रथा के कारण अनेक बुराइयां भी आ जाती हैं। पता ही है भैया, स्त्रियां कहाँ एक दूसरे से टिक के रह ले भैया, इधर दो आपस में दिखते बाल पटने एक दूसरे के हैं, है ना, देखे जाए ना, ये नोचते हैं एक दूसरे को। अब देखो बाल विवाह क्या कहता है इसमें। मुगल काल में बाल विवाह प्रथा भी चलती थी। डॉक्टर रेखा मिश्रा के अनुसार कहा गया है, हिंदू समाज में बाल विवाह मुगल काल की एक विशेषता थी और सामान्य रूप से 10 वर्ष की अवस्था तक कन्या का विवाह कर दिया जाता था। मनुष्य का कथन है, मुगल काल में लड़कियों का विवाह इतनी कम आयु में कर दिया जाता था कि वो ढंग से बोलना भी नहीं जानती। और मुकंद राम का कथन है, जब जो पिता अपनी पुत्री का विवाह 9 वर्ष की आयु में करता था, वो तो भैया वो पुत्री, वो कन्या बहुत ही भाग्यशाली होती है, एक परमात्मा की देन होती है। विवाह के अवसर पर दहेज का भी प्रचलन होता था, ठीक है, क्या होता है, दहेज भी, है ना। आजकल तो चलो कानून बन चुके, पहले कौन सा था, कुछ भी नहीं था। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं, समयवर प्रथा। क्या है समयवर प्रथा? मुसलमान में कुछ जातियों में स्वयंवर की प्रथा भी चलती थी। राजपूत कन्या, अब मेरी बात सुनना पहले, ये मत सोचना मैडम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ये दिक्कत वाली बात नहीं है, करा तो मैं अच्छे से ही रही हूँ, कोई वो नहीं है। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है कि चीज एक एक लाइन आराम से बिल्कुल, तो वो आप, मैं बता चुके हैं ना पहले, वो यूट्यूब पर देख लेना, क्योंकि अगर बार बार देखो करवाएं तो वो एक तरीके से टाइम वेस्ट है। क्लासेस दोनों सेम ही है, ये मत सोचना कि मैडम ऐसे कर रही है ना, बिल्कुल सेम है वो क्लासेस, कुछ फर्क नहीं है, कोई एक पॉइंट का फर्क नहीं है। वही, वो भी मेरे खुद का बनाया हुआ था, इसलिए मैंने वहां पर करवा दिया, और यहाँ पर भी ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, बहुत ही इजीली है, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ। वैसे ये जितना बड़ा है ना क्वेश्चन, वो आपका कितने नंबर के टाइप में है वो
बताऊं तो वो जैसे आपके 20 15 20 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस टाइप में ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं शॉर्ट में मॉडल पेपर में देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप थोड़ा शॉर्ट में लिख देना, इसीलिए तो मैं जल्दी से करा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जो जो मेन मेन चीजें वो आप सीख लो यहाँ से, वो आप देख लो यहाँ से, वही चीजें मैं करवा रही हूँ। अब देखो, राजपूत कन्याओं को अपना भावी पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी कि अपना जो पति चुनने का भी एक मौका दिया जाता था। स्वयंवर के आयोजन में विभिन्न राजाओं के शासकों का राज्यों के शासक भाग लेते थे, और वहां पर यही चीजें कि स्वयंवर है ना, जो पत्नी है यानी कि लड़की है वो अपना स्वयंवर यानी कि अपना जो वर है वो खुद चुनती थी, यही है इस पॉइंट के अंदर, ये भी चलता था वहां पर। अब आ जाता है सती प्रथा, किसके ऊपर, हम सती प्रथा पर आते हैं। सती प्रथा मैं वैसे बता देती हूँ क्या होती है। जब देखो मान लो किसी ठीक है पति पत्नी है, एक पति की मृत्यु हो जाए तो वो क्या करती है, जो उनकी वाइफ है वो, एक होते ना विधवा रहना कितना मुश्किल होता है किसी औरत के लिए, तो या तो वो ये सोच के अपने आप को आग में जला देती है, उसी आग में जहां पर उसके पति की मृत्यु होती है, इनकी एक तरीके से आत्महत्या कर लेना। तो उसके कुछ पॉइंट बताए हैं, ये भी देख लेते हैं आप, है ना। जो ये सती प्रथा है वो 3 4 तरीकों से वो करते थे, किस तरीके किस कारण वो करते थे वो देखो। जो आत्मदाह है कि आत्महत्या कर लेना, ठीक है, जो स्वेच्छा से सती होती थी, अपनी इच्छा से होती थी। और थर्ड आता है जो समाज में बदनामी के विचार से इनकी विधवा अगर हो तो वो बदनामी के डर से भी सती हो जाती थी। जो परिवार की रीति और परंपराओं के अनुसार कार्य करती थी वो भी हो जाती थी। जो अपने संबंधियों द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती खींचकर आग में डाल दी जाती थी, इनकी एक तरीके से जो उनके रिश्तेदार होंगे संबंधी होंगे उनके द्वारा धक्के से भी आत्महत्या कर, है ना। ये हमारी क्या है, रूल्स है, हमारी परंपरा है, इसको मानना पड़ेगा, तो वो चीजें यहाँ पर करते थे। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। अब आ जाती है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा में पता क्या होता है, जो स्त्रियां मान लो ठीक है कोई युद्ध चल रहा है और जो विद्रोही है विरोध मतलब विरोधी है, ठीक है, वो आपके दरबार में घुस गए और इसलिए जो है वो सारी राजमहल में, मान के चलो ठीक है बता रही हूँ, राजमहल के अंदर है, और वो क्या करती है उसके डर से भी हम हमें वो बंदी बना के ले जाएंगे, है ना, हमें वो ले जाएंगे कैद खाने में डाल देंगे कुछ भी, है ना। तो वो ये विचार से क्या करती है, वो सारी से इकट्ठी होके वो आग में खुद को जला देती है, खुद को समर्पित, खुद को त्याग देती है, आत्महत्या वो कर लेती है। तो इसको कहते हैं जौहर प्रथा। ये क्या है, यही पॉइंट है ना। वे मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों में पड़ने के बजाय वे सतीत्व की रक्षा यानी खुद की इज्जत रखने की, इज्जत की रक्षा करने के लिए आग में जलकर मरना उचित मानती थी। युद्ध में शासक के पराजित होने पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजपूत स्त्रियां जौहर किया जाता था, यानी जौहर कर लेती थी, खुद को जला देती थी, समर्पित कर देती थी। अब आ जाता है स्त्री विधवा के रूप में, किसके, विधवा के रूप में। अब यहाँ पर क्या होता था, कहीं ना कहीं अब हम बात कर लेते हैं तलाक हो जाना, है ना, विधवा विवाह, ये मुस्लिम स्त्रियों में प्रचलित था। कहाँ पर, मुस्लिमों की है, अगर विधवा होती थी औरत कोई तो वो दोबारा विवाह कर सकती है, वहां पर चलता था। परंतु हिंदू महिलाओं के नहीं था, मुस्लिमों में था, हिंदुओं में नहीं था, बस यही तो है इसके अंदर पॉइंट, और क्या है। अब देखो, या फिर उसका मान लो कोई पति है, ठीक है, हिंदू में ये होती थी, एक स्थिति है मानी गई है, एक रूल होता था, अगर मान लो कोई ठीक है वाइफ है तो वो मां नहीं बन सकती, तो वो इस मतलब अपने बच्चे के लिए यानी कि अपना वारिस लेने के लिए वो दूसरा विवाह कर सकता था, ये कुछ रूल्स थे वहां पे, ये चीज थी, ठीक है। लेकिन जो स्त्री है वो नहीं दोबारा विवाह कर सकती थी। अब आ जाता है स्त्री माता के रूप में, एक माँ के रूप में बताया गया है। मुगल काल में स्त्रियों की दशा चाहे कैसी भी हो, लेकिन माता के रूप में उसे बड़े आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, इनकी एक माँ के रूप में उसे काफी इज्जत, इनकी एक अच्छे से रखा जाना, है ना। और पुत्र अपनी माँ, ये पत्र नहीं है, पुत्र, पुत्र अपनी माँ का सम्मान करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना अपना पवित्र कर्तव्य भी मानता था। इनके पुत्र काफी संस्कारी थे, ये समझ में आता है। शाही मुगल परिवारों में भी माँ को कर्निष्ठ तस्लीम और सिजदा किया जाता था, और राजपूत भी अपनी माँ का विशेष आदर भी करते थे, उनको सम्मान भी देते थे। अब आ जाता है स्त्री की शिक्षा के ऊपर पॉइंट, क्या आ जाता है, स्त्री की शिक्षा। मुगल काल में प्रत्येक की कठोर प्रथा के प्रचलित होने के उपरांत भी स्त्री शिक्षा चलती थी, ठीक है। और उच्च वर्ग की अनेक स्त्रियां सुशिक्षित और विदुषी होती थी, इनकी उनको शिक्षा मिली होती थी। ये कहा क्या है, दयाबाई ने दयाबोध तथा विनय मालिका नामक 2 पुस्तकें की रचना की। किसने दोस्तों, दयाबाई ने क्या है, 2 पुस्तकों की रचना कर दी। मीराबाई भी एक प्रसिद्ध कवित्री थी, और
उसने नरसिंह का मायरा, गीता गोविंदा, इनकी टीका वो की है ना, और क्या कर दिया, राग गोविंदा, राग गोविंद, ठीक है। मीरा के पद आदि पुस्तकों की रचना कर दी। किसने कर दी दोस्तों, ये कर दी, हाँ मीराबाई, मीराबाई, ठीक है। ये मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ, है ना। और संत तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने दोहे भी लिखे हैं। किसने, रत्नावली ने दोहे भी लिखे। विद्या और रुक्मणी भी विदुषी महिलाएं थी, इनकी शिक्षित एक तरीके से। और मुगल काल में मुस्लिम स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचार होता था। अनेक स्त्रियां तुर्की, फारसी आदि भाषाओं को भी जानती थी, अध्ययन करती थी। उनका मुगल सम्राटों ने अपनी कन्याओं को फारसी पढ़ाने के लिए शिक्षित महिलाओं की नियुक्ति कर दी। यानी कि अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या है, अध्यापिका ही बना दी, उनको सिखाने के लिए कुछ नया, है ना। तो वो चीजें भी इन्होंने रख दी, क्योंकि अध्यापिका बनाना ये चीजें थी। शिक्षा को आप लिख सकते हो, कुछ महिलाएं आगे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी आपको यूट्यूब पर भी देख सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर, यानी कि प्राथमिक स्तर यानी कि जो छोटे हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों वाले, 5वीं तक मान लीजिए, और प्राथमिक स्तर तक लड़के लड़के साथ साथ पढ़ते हैं। और इसके बाद में लड़कियों के लिए अलग एक शिक्षा अभियान शिक्षा केंद्र बना होता है, वहां पर मिलते हैं। और धनी वर्ग के लोग अपनी कन्याओं को घर पर ही शिक्षा दिलवाते हैं। साधारण वर्ग की स्त्रियों के शिक्षा का कोई बंधन नहीं था। उनमें से कुछ ही इस कल में शिक्षा प्राप्त करनी, कि कुछ होती है शिक्षा प्राप्त कर ली, नहीं तो कुछ ऐसी रह जाती थी, जितना पढ़ लिया बस पढ़ लिया बहुत है, ये चीज है। कुछ लड़कियां अनपढ़ भी रह जाती थी, निर्धन जो परिवार होते हैं। वीर और साहसी स्त्रियां, क्या है, वीर और साहसी स्त्रियां। मुगल काल में अनेक वीर, पराक्रमी तथा साहसी स्त्रियां भी होती थी। यानी कि एक तरीके से अगर हम रजिया सुल्तान की बात करें, तो उन्होंने भी क्या है, 4 वर्ष तक शासन किया था। कितने दोस्तों, 4 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था, है ना। जैसे भी है, उनके भी तो टाइम में बहुत ही पर्दा प्रथा चली हुई थी, फिर भी किया ना। तो एक तरीके से वीर साहसी बताना है। अब देखो, अनेक वीर, पराक्रमी तथा साहसी स्त्रियां हुई, जिन्होंने अनुपम शौर्य, त्याग और बलिदान का परिचय दिया। और किसकी, पत्ता की मां ने अपने 16 वर्ष के पुत्र को युद्ध क्षेत्र में भेजा, और उसने खुद भी युद्ध में भाग लिया था। और रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े और उनमें सफलता प्राप्त की। नूरजहां ने भी क्या है, साहस और वीरता और सूझबूझ से काम लेते हुए क्या कर दिया, अपने पति जहांगीर को महाबत खान की कैद से मुक्त करवाया था। किसने, नूरजहां ने, ठीक है। इस प्रकार मुगल काल में अनेक स्त्रियां ने अपनी वीरता और साहस का क्या दिया, एक परिचय दिया था, ठीक है, रणकुशलता का परिचय दिया था। अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, तो थर्ड नहीं 13 पॉइंट में, थर्ड कहाँ लेके जा रहे हो, इतनी मुश्किल से करवाए हैं, मुश्किल से तो क्या अच्छे से करवाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो, स्त्रियों की आर्थिक स्थिति देखनी है। आर्थिक दृष्टि से मुस्लिम वर्ग की स्त्रियों की दशा हिंदू स्त्रियों की तुलना में काफी अच्छी थी। मुस्लिम परिवारों में पिता की संपत्ति में पुत्री को बराबर के हिस्से प्राप्त थे। देखो संपत्ति यहाँ पर तो काफी अच्छा था ना, ये पॉइंट मजेदार है ना। जो संपत्ति का मतलब उतना हिस्सा, जितना आधा आधा मतलब बन जाता था, अगर 2 भाई बहन है तो भी जैसे भी है, मतलब उसको हिस्सा मिलता था कहीं ना कहीं संपत्ति का, धन संपत्ति जायदाद जो हो जाती है उनका। और क्या कह रहे हैं ये, जबकि हिंदू स्त्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मुसलमानों में था, लेकिन हिंदू में नहीं था। हिंदू में तो भैया कभी भी नहीं होगा, मेरे को लगता है आज भी नहीं। मैं तो अपने पापा को बोल देती हूँ, भैया मुझे तो ना, भाई मुझे तो ना चाहिए, ठीक है। मैं तो सच्ची में बोल देती, ऐसे नहीं मैं कहीं जाऊंगी, मैं तो अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगी। इस प्रकार मुस्लिम स्त्रियों की आर्थिक दशा हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा अच्छी थी, ये बोला गया। निम्न परिवारों की स्त्रियां कृषि कार्य में अपने पति की सहायता करती थी। कुछ स्त्रियां धनवान व्यक्तियों के घरों में दासी का कार्य करती थी, आजीविका कमाती थी, इनकी अपना खुद का कमाती थी। अबुल फजल के अनुसार कुछ स्त्रियों ने नाचने और गाने का कार्य अपना रखा था, और कुछ स्त्रियां जीवन यापन करती थी, कुछ कपड़े सीती थी, कुछ ना कुछ काम वो करते थे। अब आ जाता है स्त्रियों की वेशभूषा और आभूषण। शाही घरानों की स्त्रियों की वेशभूषा बहुत कीमती, और वेशभूषा यानी कि उनके कपड़ों के पहनावे की बात कर रहे हैं ये। मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रेशमी या सूती वस्त्र पहनती थी। और क्या कह रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं सामान्यतः पायजामा और कुर्ता, ठीक है, क्या है, कुर्ता धारण किया करती थी। और वे घर से बाहर निकलते समय काला वस्त्र यानी कि जो बुर्का पहन लेते हैं वो पहनती थी। निकोला कोंटी ने लिखा है कि धनवान महिलाएं सिर को सुनहरे जड़ाऊ कपड़े से टंगती थी, ढकती थी, ठीक है, टंगती नहीं ढकती, तथा बालों को रेशमी डोरे से बांधती थी, ये उन्होंने
कह दिया। अब आ जाता है हमारा 15 पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे आज की क्लास का। देखो स्त्रियों की स्थिति बतानी थी, वो हमने मेन पॉइंट बहुत अच्छे से करे हैं ना। शासन प्रबंध के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान। मुगल काल में अनेक स्त्रियां हुई जिन्होंने शासन प्रबंध के क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय दिया। रानी दुर्गावती एक योग्य प्रशासिका थी, उसने गढ़ गोविंद का शासन बड़ी कुशलता पूर्वक संचालित किया। क्या है, अनेक स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने शासन भी किया, योग्यता का परिचय दिया, है ना, कि हम कर सकते हैं। और नूरजहां भी एक योग्य शासन प्रबंध थी। जहांगीर ने शासन की बागडोर नूरजहां को सौंप रखी थी। जहांगीर ने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, नूरजहां को सारी बागडोर संभाल रखी थी। उसकी मेन जो पावर थी वो किसके पास थी? नूरजहां के हाथों में थी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी भी एक योग्य प्रशासिका थी। उसने योग्यता पूर्वक शासन किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वो कदम उठाए, इनकी रखने के लिए सभी कदम उठाए जो उससे हो सकते थे। ताराबाई भी क्या है? एक कुशल प्रशासक थी, अच्छी शासिका थी। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, 7206608286। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो क्लास है यहीं पर दोस्तों कंप्लीट होती है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी मिले नेक्स्ट क्लास के अंदर। स्त्रियों की स्थिति बतानी थी, नॉर्मल से पॉइंट पता चल जाए, एक बस परिभाषा उनकी पता चल जाए, इनकी जो मेन डेफिनेशन होती है, जैसे जौहर प्रथा होगी, सती प्रथा होगी, इनकी थोड़ी पता चल जाए, बस आगे तो हम खुद कर लेंगे ना। बाकी आपको बिल्कुल इजीली पॉइंट मिलने वाले हैं, ये कर लेना, एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ होंगे जो जैसे नूरजहां होंगे, कुछ नाम होंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, ध्यान रखना। ओके, बाय।